नमस्कार दोस्तों, मैं विनय फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट सक्सेस पॉइंट पर। मैंने पिछली वीडियो में आपको मेंसुरेशन से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे, बेलन व शंकु से संबंधित, ठीक है, और आपको कुछ सरलीकरण से संबंधित भी प्रश्न आपको बताए थे, ठीक है। आपकी परीक्षा नज़दीक है और आशा करते हैं आप अपनी तैयारी बहुत ही मेहनत व लगन से कर रहे होंगे और आपका जितना भी कोर्स है वो आप लोगों ने समाप्त कर लिया होगा। मैंने मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो आपके सिलेबस से हैं उनसे संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताए थे, ठीक है। बस आपके जो मेंसुरेशन और आपके आंकड़े, ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है दोस्तों। और उसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मेंसुरेशन के कुछ प्रश्न और फिर इसके बाद मैं अगला वीडियो आपके लिए पाई चार्ट, ठीक है, ग्राफ से संबंधित डालूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होंगे, ठीक है। और देखते हैं देरी न करते हुए मेंसुरेशन से संबंधित अगला प्रश्न कह रहा समान व्यास और समान ऊंचाई के शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, परीक्षा में आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं कथन से संबंधित स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका आएगा जीएस से यही सब, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। उसमें आपको जैसे दे दिया कोई वंश है, ठीक है, जैसे तो उनका क्रम आपको व्यवस्थित करने के दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी की मृत्यु हुई है, जो हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु से संबंधित प्रश्न दे दिए जाएंगे कि किसकी मृत्यु पहले हुई है, 4 दे दिए जाएंगे ऑप्शन, चारों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और आपका आएगा जो भी आएगा आपकी बुक से ही आएगा। आप प्रयास करें जितना आप उसको अच्छे से कंठस्थ कर पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। देखते हैं कह रहे समान व्यास, ठीक है, समान व्यास। तो ये जो समान व्यास इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये बेलन है, ये शंकु है। समान व्यास समान ऊंचाई, ठीक है, समान ऊंचाई इनकी है, व्यास त्रिज्या भी आर होगी, ठीक है। शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या हो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाए बराबर 1/3, आंसर आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। देखिए ये कंपटीशन है, इसमें कुछ भी आ सकता, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मत सोचिए ये नहीं आएगा ये आएगा, कुछ भी आ सकता। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। आप ये समझ सकते, देख सकते हैं। बताते हैं अगला प्रश्न, आपसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में
50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है दोस्तों, सिंपल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र आप याद कर लीजिए। आपको मेंसुरेशन में जितने भी आयत है, वर्ग है, ठीक है, वृत्त है, ठीक है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक है, और इसके आपको सूत्र कंठस्थ करने पड़ेंगे, त्रिज्यखंड हुए जैसे, ठीक है, इससे संबंधित आपको सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, वो कंठस्थ करना जरूरी है, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मेंसुरेशन में जितने आपको फार्मूले सटीक याद होंगे उतना प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। कह रहा आयत की लंबाई, आयत, ठीक है, कह रहा आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि कर दी जाए। इसमें ना तो लंबाई दी ना तो चौड़ाई दी। कुछ बच्चे इसको अपने अपने तरीके से हल करेंगे, कुछ लोगों को अपनी अपनी ट्रिक्स भी मालूम होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, ठीक है, आपका हो गया जाके 10,000, ठीक है, 50% की वृद्धि कर दी जाएगी, तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50% वृद्धि के साथ ये हो जाएगा 150, ठीक है, ये भी हो जाएगा 150, ठीक है, 150 150 हो गया, तो ये हो गया जाके आपका 225, ठीक है, 22,500। 10,000 से 22,500 कितना अधिक है? घटा देंगे 10,000, आ जाएगा आपका 12,500, ठीक है, ये इसका कितना प्रतिशत है? बराबर 125%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक जो 12,500, 1,000 कितना प्रतिशत है आपको बताया है? 12,500 × 100 बटे 10,000, ठीक है, ये 4 से 4 जीरो करेंगे, बराबर 125%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप इसे। बताते हैं अगला प्रश्न आपको। कह रहा है एक लंबवृत्त की शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई याद करें, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताएं। शंकु देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न में कह रहा है आधार का व्यास, तो व्यास, आधार का व्यास दिया 4, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दे दी आपकी
2√3 पूछ रहा है ये तिर्यक ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब आपका हो गया 2√3 का वर्ग, आधार आपका हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 4 से 12, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 12 4 16 कर्ण का वर्ग, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं एल का वर्ग बराबर 16, तो एल बराबर हो जाएगा 16 का वर्ग 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आप नोट कर सकते हैं। अब बताते हैं अगला प्रश्न आपको। नोट कर सकते हैं आप इसे। क्या किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है यदि शंकु का आयतन शंकु का आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ठीक है, देखिए दोस्तों तिर्यक ऊंचाई वही चीज इसमें भी पूछ रहा है, शंकु एल। ठीक है, तो कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास तथा उसकी ऊंचाई 5:12 का, यानी कि आधार का जो व्यास है, अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, हमेशा याद रखना अर्धव्यास का त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या जो r है और ये ऊंचाई h, इसका अनुपात दिया 5:12। ठीक है, तो मान लेते हैं अर्धव्यास 5x है। ठीक है, और ऊंचाई 12x। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 πr² h। ठीक है, तो 1/3 गुणा पाई r, r का मान दिया 5x का वर्ग गुणा h का मान दिया 12x। ठीक है, और इसका मान दिया है 314। ठीक है, आयतन दिया 314। ठीक है, तो 314 बराबर 1/3 गुणा पाई का मान होता 3.14। ठीक है, ये होगा 25x², 12 144x, सॉरी 12x, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दशमलव से हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 314 से 314 कर दे। ठीक है, 3 चौको 12। ठीक है, इसको काटेंगे 4 2 8 4 25, 25 से 25 कट जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बराबर 1, x² बराबर 1, x बराबर 1। ठीक है, x का मान 1 आ गया। तो अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, x का यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ पर
5, यहाँ x का मान रखेंगे, आ जाएगा 12, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी 5 और ऊंचाई आ जाएगी 12। ठीक है, 12 ऊंचाई, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5। वही पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे, कर्ण का वर्ग यानी कि l का वर्ग बराबर h वर्ग प्लस r वर्ग, यानी कि त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। 12 12 में 144, r का मान है 25, पचम r का मान है 5, पचम 25, l स्क्वायर बराबर 169, l बराबर 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके पूछ दिए जाते हैं, बस आपको समझना है। ठीक है, देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन एग्जाम का जो समय होता है, एग्जाम पीरियड होता है, वो समय अलग होता है। आप यहाँ कितना भी पढ़ के जाए, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा समस्या पैदा करती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करके जाना, सब कुछ वही आता है, बस वहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा। कंफ्यूज हो गए तो आता हुआ प्रश्न आपका छूट जाएगा। ठीक है, ऐसा सब में होता है, चाहे जीएस में ले लो, चाहे हिंदी में ले लो, चाहे मैथमेटिक्स में ले लो। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, कंफ्यूजन ही आपके प्रश्न को गलत करती। ठीक है, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही धैर्य पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, वो धैर्य पूर्वक हल करना है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। बताते हैं अगला प्रश्न आपको। ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आयतन दिया था, x का मान निकाल लिया, x का मान 5x, 1 निकला 5, यानी कि त्रिज्या 5, ऊंचाई 12, l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज में लगते हमेशा। h का मान दिया था, r का मान दिया था, हल करके 13 आंसर आ गया। ठीक है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। इसे नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप अपने बुक से, कंपटीशन की जो भी बुक है मैथमेटिक्स की, हर तरीके पर हल करें। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है साइज 30 मीटर गुणा 20 मीटर, ठीक है, वाले, यानी कि लंबाई चौड़ाई, ठीक है, वाले किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई, लंबी रस्सी से बांधी गई। ठीक है, तो वह क्षेत्र जिसमें वह घास चर सकती है, वह घास चर सकती है का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 30 गुणा 20, यानी 30 लंबाई 20 चौड़ाई, कोने पर एक गाय बंधी है जिसकी 14 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, तो पूछ रहा है वह क्षेत्र जिसमें घास चर सकती है, यानी कि ये गाय यहाँ से इतना जो एरिया इसकी घास चर सकती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि हम पूरा इसे घुमा देंगे तो वृत्त बन जाएगा। ठीक है, यानी वृत्त का चौथाई भाग, यानी कि जो पूरा वृत्त है उसके क्षेत्रफल का चौथाई भाग ही चर पाएगा ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणा
आर यहाँ कितना दिया है, आर 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी, ठीक है, 14 गुणा 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 गुणा 14, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 14 चौको 56, हासिल 5, 14 चौको 56, 5 61, 616 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल निकला पूरे वृत्त का निकला, हमें एक चौथाई भाग का निकालना, यानी कि चौथाई, यानी कि इसका चौथाई भाग गाय चरपा की 4 का भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, ठीक है। तो गाय हमारा चला गया क्षेत्रफल हो जाए आपका 154 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, देखने में आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन आप ऐसे ही प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपके सामने एक प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लेना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, ठीक है, बस यही कर, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना रहती है। और भी प्रश्न है जो आपकी बुक्स में दिए, उनको अच्छे भली भांति आपको सॉल्व कर लेना, समझ लेना, ठीक है दोस्तों। आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, 154 वर्ग मीटर, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट नोट कर लेते हैं इसे। देख लेते हैं प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरा। एक घन तथा गोले संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², ठीक है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², ठीक है दोस्तों। ये आपको नोट कर लेना है, ये सूत्र कंठस्थ करना है। आपको सूत्र यदि याद नहीं होंगे तो आप परीक्षा में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर नहीं कर पाएंगे, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि ये बराबर, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो घन का आयतन बटे गोले का आयतन, ठीक है। तो ये होता है a³ घन का आयतन, ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr, 4/3 πr क्यूब, ठीक है। इसे भी आप याद कर लेंगे।
ये बराबर है, ठीक है। प्रश्न ऊपर क्या कह रहा है, 6a² = 4πr², ठीक है। तो a² इसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4π/6, ठीक है। a²/r², ठीक है। दो दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और इसे लिख सकते a/r बराबर √2π/3, ठीक है। a² बटे r² बराबर 2π/3, ठीक है। a/r √2π/3, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं घन का आयतन बटे गोले का आयतन, उनके आयतनों का अनुपात बताइए, वही पूछ रहा है। तो घन का आयतन होता है a³, गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ठीक है। तो इसको लिख सकते 3/4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और पाई नीचे रहेगा, इसे लिख सकते हैं a² बटे r² × a/r, ठीक है। तो a² बटे r², ये a³ r³ वही चीज लिखी है। अब इसे लिख सकते हैं हम a² बटे r² को लिख सकते हैं क्या, 2π/3, तो 3/4π गुणा a² बटे r² 2π/3, ठीक है। a/r को क्या लिख सकते हैं, 2√2π/3, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे 1/2 2π/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2π, अंदर 2 जाएगा तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, इसे लिख सकते हैं π/6, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा √π अनुपात √6, ये आपका आंसर, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आए थे, केवल आपको यहाँ सूत्रों को याद रखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सूत्र आपको याद कर लेना, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², घन का आयतन होता है a³ और गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर कर दिए, इसमें से a/r निकाल लिया, 2 √2π/3, a²/r² 2π/3, ठीक है। तो घन का आयतन बटे गोले का आयतन कर दिया, इसे 3/4 गुणा पाई, a² बटे r², a/r, यानी कि a³ बटे r³ को ये लिख सकते हैं, a² बटे r² का मान रख दिया, ठीक है। a/r का मान रख दिया, पाई से पाई कर गया, 3 से 3 कर गया, 2 दूनी 4, इसे लिख सकते हैं 1/2 2π/3। देखिए इसको 2 को जब अंदर ले जाएंगे, अंदर रूट के 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा जब 2 बना तभी 2 बाहर निकला होगा, तो 2 अंदर हो गया, 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6, π/6, अंदर π/6, यानी घन का आयतन बटे गोले का आयतन आ गया π√6। वैसे इतने लेंदी प्रश्न आने नहीं चाहिए, सिंपल आएंगे, फिर भी आपको तैयारी रखना है, ठीक है। कैसा भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न, इसी को कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको आगे ले जाएगा, एक एक प्रश्न आपको पीछे धकेलेगा, ठीक है। तो प्रयास यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करें, ज्यादा से ज्यादा अंकों को प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा अंक गेन करें, ठीक है। जरूरी है परीक्षा में पास होने के लिए, ठीक है। बहुत ही समय का खास करके ध्यान रखना है आपको अपने एग्जाम टाइम पे। समय बहुत जल्दी निकलता है, बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं, लेकिन समय जाते देर नहीं लगता है और बच्चे फिर जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत भी करते हैं और इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। हमें शुरू से ही समय को मैनेज करके चलना है, कोई भी प्रश्न है उसको जल्द से जल्द हल करना, और जल्द से जल्द हल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसे गलत, सटीक आंसर निकालना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपको परीक्षा के समय
जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा वही आपकी मार्किंग तय करेगा। ठीक है, आप कितना भी घर से पढ़ के जाएं, कितना भी तैयारी करके जाएं, अगर आपका जो परीक्षा के समय आपका जो रिस्पॉन्स होगा वही आपको तय करेगा परीक्षा में आगे ले जाने पीछे ले जाने में। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, मेंसुरेशन से संबंधित फटाफट, फिर उसके बाद आपको बता देते हैं ग्राफ से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, आपके सरलीकरण हुए, भिन्न हुए, ठीक है, और लाभ हानि हुए, अनुपात समानुपात हुए, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न ही आएंगे, और कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके जो सरलीकरण, भिन्न हो गया, सरलीकरण हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, कुल मिला के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए उनसे संबंधित प्रश्न, सभी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको हर चीज तैयार करना है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, सिंपल दोस्तों, ध्यान से देखिए, छोटा सा प्रश्न है लेकिन समझने की जरूरत है इसे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे। वृत्त से संबंधित है, वृत्ताकार। ठीक है, तो कह रहा वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार, यानी कि अर्धवृत्ताकार की परिधि, परिधि का मतलब ये प्लस ये टोटल। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार की परिधि हो जाएगी आपकी क्या? पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, प्लस ये जो है आर त्रिज्या होती है, तो ये होगी 2r, ये होगी आपकी 2r, और ये हो गई आपकी आधी। ठीक है, तो आपकी हो गई पाई आर प्लस 2r, यानी कि जो अर्धवृत्त की जो परिधि है, परिधि का मतलब ये दूरी और प्लस ये दूरी। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि पूरे गोले की परिधि होती है 2 पाई आर, अर्धवृत्ताकार यानी कि आधा कर देंगे तो उससे 2 कट जाएगा। ठीक है, और ये जो दूरी है r 2r। ठीक है, तो ये दी आपकी 36 पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। ठीक है, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं r 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, धन 2 बराबर 36। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 7, यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो r 22, 7 दूनी 14/7 बराबर 36। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 4 2 6 2 3। ठीक है, तो r गुणा 36/7 बराबर 36। ठीक है,
22 से 14 36 बटे 7 बराबर 36। 36 से 36 कट गया, 7 इधर पहुंच जाएगा, तो r बराबर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है तो 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का होगा बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 22 बटे 7 पाई का मान हो जाएगा। ठीक है, और r का मान स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 बटे 2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, आप इसे समझें। ठीक है दोस्तों, आपसे नोट कर सकते हैं, आपको केवल मेंसुरेशन में सूत्रों को कंठस्थ करना है। ठीक है, और थोड़ा समझना है, आप आसानी से प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कह रहा है त्रिभुज है, एक की लंबाई 9 है, 10 है, 11 है, ABC त्रिभुज है। ठीक है, तो दोस्तों आपके समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इनसे संबंधित आपको क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र दिए होंगे, आपको उनको याद कर लेना है। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें तीनों भुजाएं इक्वल नहीं दी है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों क्या करते हैं, पहले इसका परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप का आधा निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसे ऐसे डिनोट करते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ये आपका आ जाएगा 30, 9 धन 11 धन 10 बटे 2, ये आपका 30 बटे 2 बराबर 15। ठीक है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एस जो भी ये आपका दिया है, तो यहाँ पर आपको रखना है 15 गुणा एस में से ए गया यानी कि 9 चले गए, यानी 15 में से 9 गए 6। ठीक है, फिर उसके बाद 15 में से 11 गए बचे 4, फिर उसके बाद 15 में से 10 गए बचे 5। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 15 छक्के 90, 4 पंचे 20। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 18 गुणा 100। ठीक है, फिर इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, 3 ये निकल आएगा, ये निकल आएगा। ठीक है, 3 नाम 30 अंडर रूट 2। ठीक है, आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
30 अंडर रूट 2। इसे आप समझ रहे होंगे, इसे 9 दूनी 18, 0 0 100 हो गए। इसे लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, 100 को 100 10 गुना 10 लिख सकते हैं। 2 2 का जोड़ा बने, यानी 3 9 30 अंडर रूट 2। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में है, सिंपल प्रश्न परीक्षा प्रश्न। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, बस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको, ये सूत्र आपको याद रखना है। जब कोई त्रिभुज दिया हो जिसकी भुजाएं अलग अलग दी हो, यानी कि तीनों भुजाएं अलग हो, ठीक है, ना दो भुजाएं बराबर हो, ना तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तब इस सूत्र को हम लोग यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे याद कर ले, कंठस्थ कर ले, आ भी सकता है ऐसा प्रश्न परीक्षा में। ठीक है, नोट कर सकते हैं आपसे दोस्तों। एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है इससे पहले देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग दे दिया आपको, वर्ग के आंतरिक वृत्त, यानी कि वर्ग का आंतरिक वृत्त, ठीक है, और बाह्य वृत्त। ये वृत्त और बाहरी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं त्रिभुज, जो ये वृत्त दिया है, इसकी चारों वर्ग दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, मान लेते ए। ठीक है, मान लेते हैं ए है। अब देखिए दोस्तों, इसकी भुजा ए है, तो इसके केंद्र से भी यहां इधर ले जाएंगे तो ये आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, a/2। ठीक है, यानी कि a/2 जो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। ठीक है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपकी यहां से इसे मिलाएंगे, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, देखिए दोस्तों, बाह्य वृत्त की आपकी त्रिज्या निकली, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, या फिर ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग, यानी कि ये जो दूरी a/2 है और ये भी दूरी a/2 है, और ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी r2 का वर्ग बराबर, यानी a/2 का वर्ग प्लस a/2 का वर्ग। जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है a/2 का वर्ग, यानी a/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी a² 4 प्लस a² 4। ठीक है, इसे लिख सकते हैं a² 4, 2 दूनी 4, a²/2। तो r2 बराबर आपका हो जाएगा a/√2, यानी कि r2² यानी कर्ण का वर्ग था, r2 बराबर a निकल आएगा बाहर और √2, r2 = a/2। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा a2 बराबर πr2²। ठीक है, तो r2² का मान ये दिया था। ठीक है, तो इसको लिख देंगे πa² /2, यानी कि r2², πr2², यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब इसी तरह के a1 जो छोटा वृत्त है, इसकी आप लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे πr1², यानी π ×
r1 स्क्वायर का मतलब जो इसकी त्रिज्या है वो थी a/2, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई a²/4। ठीक है, तो कह रहा आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त, आंतरिक वृत्त a1 है, a2 यानी कि a1/a2 पाई a²/4। ठीक है, बटे a2 कितना दिया, पाई a²/2, तो इसको लिख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, a²/4। ठीक है, गुणा 2/a², a² कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ठीक है, तो a1 अनुपात a2 बराबर 1/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आ सकते हो दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पाई चार्ट ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को लेकर, जिनकी आने की संभावना 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। इसका ग्राफ से या पाई चार्ट से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, आंकड़ों से संबंधित प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपको इसे भी बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, और तैयारी आपकी लगभग हो चुकी होगी, परीक्षा नजदीक है और बहुत ही ध्यान से परीक्षा को दें, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, और आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, आप अपनी मैथमेटिक्स के बुक से जूम मेंसुरेशन के और भी जो क्वेश्चंस के टाइप तो उन्हें भी आप अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।